हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 7 एक्सीलरेटर्स एंड डिटेक्टर्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। पेपर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट बी है, इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर दूं बिना टाइम गवाए। यूनिट 7 एक्सीलरेटर्स एंड डिटेक्टर्स। तो एक वर्ड यूज़ होता है एक्सेलरेशन, आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। बचपन मतलब 10th क्लास से आप याद करते आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि भाई पैदा हुए और याद करना शुरू कर दिया एक्सेलरेशन। तो एक लाइन में 4 या 5 शब्दों में मुझे एक्सेलरेशन की परिभाषा बताओ। इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज करता है। क्या करता है? एक्सेलरेशन वेग में परिवर्तन करता है। आप बाइक चलाते हो, बाइक में एक्सीलेटर होता है, ठीक है। जब एक्सीलेटर ज़्यादा देते हो तो बाइक तेज चलती है, और एक्सीलेटर जब हल्का करते हो तो बाइक क्या होती है? स्लो चलती है। तो उसका नाम एक्सीलेटर क्यों पड़ा? एक्सीलेटर क्यों पड़ा? क्योंकि भैया वो क्या करता है? वेग में, स्पीड में चेंज करता है, ठीक है। जब आप रेस ज़्यादा देते हो तो गाड़ी तेज चलती है, जिसे आप धनात्मक त्वरण कहते हो, और जब आप रेस कम करते हो तो बाइक की स्पीड स्लो हो जाती है, जिसे आप ऋणात्मक त्वरण कहते हो, मंदन कहते हो। तो ये सब चीज़ें एक एग्जाम्पल तौर पे समझो, मज़ा आता है समझने में। चलिए साहब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? और हाँ, एक्सेलरेटर्स जितने भी होंगे, ठीक है, सब कणों के वेग बढ़ाएंगे। जब वेग बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, समझ लो चीज़ को। और हमारा डिटेक्टर्स का आपको मतलब पता ही होगा, इसको बोलते हैं हिंदी में संसूचक। संसूचक ऊर्जा को डिटेक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है। पता लगाने के लिए तो यूज़ होता है, जितने भी डिटेक्टर्स होते हैं सबका यूज़ किसी ना किसी चीज़ को पता लगाने में करते हैं हम लोग। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। बांडी ग्राफ जनित्र द्वारा त्वरित किए जाते हैं। तो एक पॉइंट याद कर लो कि बांडी ग्राफ जनित्र भी क्या है? मेरे पास एक एक्सीलेटर होता है, ठीक है। बांडी ग्राफ जनित्र भी क्या होता है? एक्सीलरेटर्स होता है, ठीक है। कौन? वान डे ग्राफ जनित्र। आपको पता होगा कि इसकी खोज 1931 में वान डे ग्राफ ने की है। किस काम में आता है? पहले तो ज़रा मुझे बताओ किस काम में आता है? आवेशित कणों को त्वरित करने के काम में आता है, यानी कि आवेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाने के काम में आता है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो बांडी ग्राफ जनित्र द्वारा त्वरित किए जाते हैं। तो बेटा कौन किए जाते हैं? केवल प्रोटॉन। आपने 12th क्लास में बांडी ग्राफ जनित्र पढ़ा होगा। वहाँ पे क्या, धनावेशित कणों को एक बेल्ट के सहारे हम ऊपर पहुँचाते हैं, और वो सारे का सारा आवेश एक खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पे ट्रांसफर हो जाता है। तो आपको प्रोटॉन याद आ रहे होंगे, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आपको नॉलेज नहीं है। दूसरा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए काम करता है, चाहे आयन हो, अल्फा कण हो, आवेशित कण हो, सबके लिए काम करता है ये, ठीक है। पर उदासीन कणों के लिए काम नहीं करता, कभी भी ध्यान देना, उदासीन कणों के लिए काम नहीं करता। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को जमीन से खींच लेगा, बेल्ट के सारे पृष्ठ पर जाएगा और इकट्ठा कर देगा। दोनों के लिए काम करता है, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों पर टिक लगाओ आप, यही इसका राइट ऑप्शन है। बांडी ग्राफ जनित्र से उत्पन्न किया जा सकता है। बांडी ग्राफ जनित्र से कितने बोल्ट का विभवांतर आप उत्पन्न कर सकते हो? सब पढ़ा है आपने। तो 10 की घात 6 बोल्ट का आप विभवांतर जनरेट कर सकते हो, मतलब 1 मिलियन वोल्ट कोटि का। और ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, पर ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 10 की घात 4 बोल्ट पे तो ये चलता है। अगर इसको चलाना है तो 10 की घात 4 बोल्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके तो ये चलता है। अब आप सोचो, दिमाग लगा लो कि यार 10 की घात 4 वोल्ट पे ये स्टार्ट होता है, 10 की घात 4 वोल्ट पे वर्क करता है, तब जाके 10 की घात 6 वोल्ट उत्पन्न करता है। पर 2 जीरो का अंतर है भैया। ये 10,000 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट की लाइनें तो अपने यहाँ भी बिछी हुई हैं। क्या ये 10 लाख वोल्ट की लाइनें बिछी हुई हैं? मर जाएगा आदमी, दूर से खींच लेगा, इतना खतरनाक वोल्टेज होता है ये। तो 10 की घात 6 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करता है। आप लगा लो अंदाजा, इसका यूज़ हम वोल्टेज, ये वोल्टेज बढ़ा देते, मतलब विभवांतर इतना बढ़ गया तो ये विद्युत क्षेत्र बढ़ा देता है भैया। विद्युत क्षेत्र बढ़ने पर क्या होता है? तुम्हारे पास एनर्जी अपने आप जनरेट हो जाती है। विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित किया जा सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र किसको त्वरित करता है? प्रोटोनों को, न्यूट्रॉनों को, फोटोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट ऑप्शन है प्रोटोनों को। सारे के सारे मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बढ़िया करके ध्यान देना है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित किया जाता है कौन? प्रोटॉन। तो प्रोटोनों का वेग बढ़ाकर ऊर्जा बढ़ाई जाती है, ठीक है, ध्यान देना बेटा। तो प्रोटोनों को त्वरित करने में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। साइक्लोट्रॉन आ गया। साइक्लोट्रॉन भी एक एक्सेलरेटर्स होता है। जो साइक्लोट्रॉन होता है वो भी एक
रिलेटर्स होता है। ध्यान देना लाइन पे। चलिए साहब, तो साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता। बताओ क्या नहीं किया जा सकता है? तो भैया साइक्लोट्रॉन जो फेल होता है ना, वो फेल होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। कभी भी ये ऋण आवेशित कणों को ये त्वरित नहीं कर सकता, मतलब उनकी वेलोसिटी में चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन है। तो साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन कभी भी साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है। चलिए साहब मैं आगे देखता हूँ। धनायन त्वरित्र एक्सेलरेटर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरित्र। इसको भी याद कर लो ठीक से। एक्सेलरेटर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरित्र। चलिए यहाँ देखते हैं कि यानी कि कैटायन, ठीक है, एक्सेलरेटर्स है, कौन है? बीटाट्रॉन है, बीवाट्रॉन है और साइक्लोट्रॉन है, या उपर्युक्त सभी होंगे? बताओ जल्दी बेटा कौन सा उसका ऑप्शन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में धोखा मत खा जाना, क्योंकि यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी, और उपर्युक्त सभी लगा मत देना धोखे से भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे पास? साइक्लोट्रॉन हमेशा धनावेशित कणों को त्वरित करता है, यानी कि धनावेशित कणों की ऊर्जा बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। साइक्लोट्रॉन पर आवेशित कण का पथ होता है। देखो दो पथ होते हैं, एक तो वृत्ताकार हो सकता है या सर्पिलाकार हो सकता है। आप सब पूछ सकता है या तो वृत्ताकार या फिर सर्पिलाकार। तो यहाँ देखते हैं कौन सा दे रखा है मुझे? रेखीय दे रखा है, वृत्ताकार दे रखा है, दीर्घवृत्तीय होता है और अनियमित होता है। मतलब वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है। याद कर लो ठीक से। चलिए साहब मैं आगे बढ़ाता हूँ। साइक्लोट्रॉन है एक रेखीय त्वरित्र। हाँ, एक बात तुम्हें और बता दूं मैं साइक्लोट्रॉन के बारे में। इसकी जो खोज की थी वो लोरेंज ने की थी 1929 में। 1929 से 1930 में इसकी खोज हुई थी। 1932 में इसका पेटेंट लागू किया गया था और 1939 में लोरेंज को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप सोच लो आप कितने बड़े साइंटिस्ट ले होंगे। तभी तो बोला जाता है, लोरेंज बल का नाम सुना है? चुंबकीय बल को हम लोरेंज बल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनकी याद में कि यार इतने बड़े साइंटिस्ट का नाम है, यानी कि इतनी अच्छी अच्छी खोजें करी है उन्होंने, तो उनकी याद में एक नाम दे दिया गया है। चुंबकीय बल को हम लोरेंज बल भी कहते हैं, या लोरेंज बल को हम चुंबकीय बल भी कहते हैं। समझ लो चीज़ को। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो साइक्लोट्रॉन है एक रेखीय त्वरित्र है, एक अनुनादी त्वरित्र है, एक प्रेरण त्वरित्र है, एक संसूचक है। तो बेटे डिटेक्टर तो कभी होता नहीं है, एक्सेलरेटर्स होता है, लेकिन कभी ये डिटेक्टर्स नहीं हो सकता। तो ये एक रेखीय यानी कि लीनियर एक्सेलरेटर्स होता है। ठीक है, हो गया याद? चलिए साहब आगे बढ़ाता हूँ। एक प्रेरण त्वरित्र यानी कि साइक्लोट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 8 है। साइक्लोट्रॉन में अनुनादी आवृत्ति का मान समानुपाती होता है, Q/m के, m/q के, Q × m के, Q²/m के। अब भैया जिसने थ्योरी पढ़ रखी होगी, एक बार साइक्लोट्रॉन 12th क्लास में है, उठा के पढ़ लेना कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है। बांडे ग्राफ जनित्र भी दे रखा है उसमें, उसको भी पढ़ लेना आप। ठीक है, पर इतनी डिटेल से जितनी डिटेल से यहाँ होता है वहाँ पर हम इतनी डिटेल से नहीं पढ़ पाते हैं उस चीज़ को। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं कहानी। तो साइक्लोट्रॉन में अनुनादी आवृत्ति का मान समानुपाती होता है। ए ऑप्शन है Q/m के। ठीक है, यानी कि चार्ज बाई मास। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 8 क्वेश्चन हो गए, और 8 के 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यही क्वेश्चन पेपर में पढ़ के जाना है आपको बढ़िया करके। चलो साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं नमा क्वेश्चन। चलो साहब हो गए हमारे 8 क्वेश्चन। अब नमा क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल इजी। जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। साइक्लोट्रॉन तथा सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में डी की संख्या होती है, डी 4 डिस्क होती हैं। साइक्लोट्रॉन अगर पढ़ोगे तो 2 डिस्क होती हैं, और अगर सिंक्रो साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे आप तो केवल 1 डिस्क होती है। इसका मतलब है चुन लो राइट ऑप्शन। मैंने बता दिया आपको, अब सोचने समझने का काम ही नहीं है। क्या है? 2 व 1। साइक्लोट्रॉन में 2 डिस्क होती हैं और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में 1 डिस्क होती है। इसका मतलब है मेरे पास सी ऑप्शन राइट है बिल्कुल। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। सिंक्रोट्रॉन पर परिवर्तित किया जा सकता है। अरे यार, सिंक्रोट्रॉन पर परिवर्तित किया जा सकता है। क्या परिवर्तित किया जा सकता है मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति? पता नहीं सर। कण के घूमने की आवृत्ति? पता नहीं। चुंबकीय क्षेत्र? या इनमें से कोई नहीं। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 100 में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनका ऑप्शन डी राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करने के लिए सिंक्रोट्रॉन का यूज़ किया जाता है। इसको याद कर लो ठीक से। ओके, चलिए साहब आगे देखते हैं। जीएम काउंटर आधारित है। अरे यार, जीएम काउंटर, इनकाउंटर बोल दो सीधे सीधे, जीएम काउंटर बोलने की क्या जरूरत है? बताओ ज़रा भाई, जीएम की फुल फॉर्म क्या होती है?
सोच लो, दिमाग लगा लो एक बार। देखो G4 होता है गाइगर और M4 होता है मुलर, यानी कि गाइगर और मुलर ने, ध्यान देना, 1928 में GM काउंटर का आविष्कार किया। अब सोच रहे होगे यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है, और इसका यूज़ होता है आयनिक ऊर्जा, यानी कि आयनों की ऊर्जा बढ़ाने में, समझ रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो आयनन गुण पर आधारित है ये GM काउंटर, आयनन गुण पर आधारित है ये GM काउंटर। ठीक है, चलिए साहब, GM काउंटर आधारित है तो बेटा ये एक डिटेक्टर्स होता है, क्या होता है, एक ये डिटेक्टर्स होता है। तो GM काउंटर आधारित है किस पे, प्रतिदीप्ति पे आ गया, आयनन गुण पर, फोटोग्राफिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं, तो आयनन गुण पर आधारित है ये। ठीक है, कौन, GM काउंटर, G4 गाइगर एंड M4 मुलर। ठीक है, गाइगर मुलर ने इसकी खोज करी थी 1928 में, तो गाइगर मुलर काउंटर इसका नाम दे दिया गया। काउंटर को बोलते हैं गणक या संसूचक, या गणक बोलते हैं, डिटेक्टर को बोलते हैं संसूचक। चलिए साहब आगे देखते हैं। GM ट्यूब में त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र का मान लगभग होता है, काय में, GM ट्यूब में, यानी कि गाइगर मुलर नली में त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र का मान लगभग होता है कितना, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। देखो विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, एक न्यूटन पर कूलम होता है, दूसरा वोल्ट पर मीटर होता है। तो वोल्ट पर मीटर में यहाँ दे रखा 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा लेक्चर मैं नहीं करूँगा आज। अल्फा कणों की संख्या गिनने में यूज होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, बेटा ध्यान देना, ये पढ़ के जाना, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि GM काउंटर आधारित है किस पे, आयनन गुण पर आधारित होता है ये। अल्फा कणों की संख्या गिनने में यूज होता है, आवर्त कोष्ठक, अनुपातिक गणक, गाइगर मुलर गणक, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको, क्या है, गाइगर मुलर गणक। ठीक है, गाइगर मुलर गणक। तो ऐसे क्वेश्चन को तो देखते ही कि गाइगर मुलर गणक इज ए ऑप्शन ही अच्छा लग रहा, लगा दो ठीक। चलिए साहब, GM गणक में पल्स ऊंचाई होती है। पल्स ऊंचाई क्या होती है, नियत रहती है, वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती होती है, समय के अनुक्रमानुपाती होती है, इनमें से कोई नहीं। तो GM गणक में पल्स ऊंचाई हमेशा कैसी रहती है, नियत रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। GM गणक का मृत्युकाल होता है, GM गणक का मृत्युकाल, अरे यार इतना मृत्युकाल, 2 घंटे 1 सेकेंड, 3 × 10⁻8 सेकेंड, 2 × 10⁻4 सेकेंड। जल्दी बताओ बेटे GM गणक का मृत्युकाल कितना होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन सही है, 2 × 10⁻4 सेकेंड में तक ही इसका मृत्युकाल होता है। लगा लो हिसाब, ये तो बहुत कम समय, क्या ये तो बहुत कम टाइम हो गया यार, इतना ही होता, आप क्या करा जाए यार, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते, बस याद ही कर सकते हो। एक प्रोटॉन 10⁻4 गॉस, बहुत बढ़िया, 10⁻4 गॉस, या गाउस भी बोलते हैं इसको, गाउस, 10⁻4 गाउस। तो पता होना चाहिए कि एक गोस में 10⁻4 टेस्ला होते हैं, मतलब एक टेस्ला में 10⁻4 गोस हो गए। तो बेटा ये एक टेस्ला के बराबर हो गया। टेस्ला इसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है, ये बी का मान मिल गया मुझे। चुंबकीय क्षेत्र में c/6 वेग से घूम रहा है, c/6, c मतलब प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 6 से ये घूम रहा है। तो कह रहा है कि साइक्लोट्रॉन की कक्षा में त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपने एक फॉर्मूला याद कर लो, R = mv/qb। यहाँ पर प्रोटॉन, क्योंकि साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन के लिए यूज होता है, यानी कि धन आवेशित कणों के लिए यूज होता है कौन, साइक्लोट्रॉन। मैंने ऊपर लिखवा दिया ये, अरे यार पीछे वाले उसमें था, पीछे वाले उसमें था। तो यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाओ और ये वाला वेग लगाओ, सी का मान रखना है यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 6, और आवेश का मान लगाओ 1.6 × 10⁻19, और बी का मान लगाओ यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का 1 टेस्ला। ये मत ठोक दियो, क्योंकि पता है तुम्हें कि 10⁻4 गोस जो होता है वो 1 टेस्ला के बराबर होता है। टेस्ला इज ए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यह आपको पता होना चाहिए। सब सारे के सारे मान उठा के यहाँ रखोगे तो आप देखोगे कि आपका मान आगा 0.52 मीटर, इज अ राइट ऑप्शन। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 16 क्वेश्चन हो गए। बस 4-5 क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्ट। हो गए 16 क्वेश्चन। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं। चलिए साहब 17वां क्वेश्चन अब देखते हैं। विल्सन काउंटर चैम्बर एक उपकरण है, पहला पॉइंट याद कर लो, डिटेक्टर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। विल्सन काउंटर चैम्बर एक उपकरण है जो कणों का पथ बताता है, यानी कि पथ का पता लगाता है। आयनीकृत कणों का, ऊर्जा के कणों का, गैसों के कणों का, इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि आयनन गुण पर आधारित होता है गाइगर मुलर काउंटर, सेम टू सेम वही कहानी है, ये भी आयनीकृत कणों पर आधारित होता है। कौन, क्वेश्चन नंबर 17वां, विल्सन काउंटर चैम्बर एक उपकरण है जो कणों का पथ लगाता है, जो कणों का पता लगाता है आयनीकृत कणों का। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं। काउंटर चैम्बर ने सबसे पहले क्या खोजा था, तो 1932 में पॉजिट्रॉन खोजा था, 1936 में म्यूऑन खोजा था, या ए और बी दोनों, उपर्युक्त सभी
तो इसका एक ही ऑप्शन राइट है मेरे दोस्त, और वो है 1932 में पॉजिट्रॉन का पता लगाया था। चलिए साहब आगे देखते हैं। साइक्लोट्रॉन से प्राप्त किया जा सकता है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, या फिर 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण, या 10 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया याद कर लो कि साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्लोप है, न्यूट्रॉन बिल्कुल फ्लोप है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज़ नहीं होता, ये उदासीन कण है, और ये हमारा कौन सा कण है, ये नेगेटिव कण है, ऋणावेशित कण है। केवल धनावेशित कणों के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज होता है, और वो है मेरे पास अल्फा कण। अल्फा कण पर +2 ही चार्ज होता है, इसका मतलब है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण को प्राप्त करने के लिए। थोड़ा सा गेस भी करोगे ना, अंदाजा भी लगाओगे ना, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर बिना बड़ा क्वेश्चन पेपर में, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 में 60 क्वेश्चन करने होंगे, या 80 या 70 जितने भी आपसे बोले गए हों, तो ज़्यादातर थ्योरी वाइज क्वेश्चन करके आना, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आते हैं वो लगभग क्योंकि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, केवल MCQ पढ़े हैं, तो न्यूमेरिकल मुश्किल है होना। और जो भी न्यूमेरिकल आया मेहनत करो, करके आओ, ठीक है। आगे देखते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निर्भर करती है कणों के वेग पर, कणों के आवेश पर, कणों के द्रव्यमान पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर। अच्छा सर, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निर्भर करती है किस चीज़ पर? जल्दी बताओ बेटे कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो बेटा कणों के वेग पर निर्भर करती है, ठीक है। कणों के वेग पर साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति निर्भर करती है, याद कर लो ठीक से। 20 क्वेश्चन हो गए। अब इससे फालतू क्वेश्चन करवाने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है नहीं। एक्सेलेरेटर्स एंड डिटेक्टर्स, बस 2 ही हेडिंग तो दे रखे हैं इसमें, और ज़्यादा बड़ी यूनिट करनी रखी है। तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन इस बार पेपर में आपके आने वाले हैं। मानो या ना मानो, देख लेना आप कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में फंसे हैं। बाकी आपके पास मॉडल है, उठाओ, न्यूमेरिकल सोल्व करो उनसे बढ़िया करके, ठीक है। और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस यूनिट का, छोड़ के मत आना, करके जरूर आना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।